जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 30 अक्टूबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। यहां पर गाइस जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ बीईओ, यूकेपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आज ही इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन ले लीजिए और कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। यहां पर प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाती है। हर साल कोर्स अपडेट होते हैं, मतलब कि आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। प्लस आपको एक मेंटर भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो रियल टाइम बेसिस पर आपके डाउट्स तक सॉल्व करते हैं और आपको गाइड करते हैं। तो तुरंत कॉल करो, काफी अफोर्डेबल फीस में काफी अच्छा कोर्स आपको मिल जाएगा और अपनी सिलेक्शन की तैयारी जो है वो सुनिश्चित करो। और ये है गाइज आज के टॉपिक्स, इनको एक एक करके हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। बट डिटेल में कवर करने से पहले मजा तब आएगा जब आपको हर एक टॉपिक की एक जनरल जानकारी पहले से ही हो। तो देखो गाइस, सबसे पहला नाम से जन्म में आ रहा है रिवर्सिंग इंडियाज ब्रेन ड्रेन। क्या होता है ये ब्रेन ड्रेन? हमारे देश के जो बेहतरीन दिमाग जो हैं, यानी कि बेहतरीन टैलेंटेड लोग जो हैं आज की डेट में अमेरिका शिफ्ट हो चुके हैं, तो उनकी वापसी के लिए, उनको वापस इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया जो है वो एक स्कीम पर काम कर रही है। प्लानिंग चल रही है कि एक स्कीम लाया जाएगा जिससे कि इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स स्पेशली यूएसए से वापस इंडिया लाए जाएंगे। हम अपने रिसर्च इकोसिस्टम को स्ट्रांग बनाएंगे, इनोवेशन कैपेसिटी बढ़ाएंगे और ग्लोबल इंडियन साइंटिफिक डायस्पोरा के एक्सपर्टीज का उपयोग करके हमारी कंट्री का अब डेवलपमेंट करेंगे। तो इसी के बारे में काफी डिटेल में हम लोग देखेंगे। कुछ आंकड़े भी आप लोग को इस आर्टिकल के अंदर मिलने वाले हैं जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। अब देखो यार, नवंबर 2025 से एक नई आईटी रूल्स अमेंडमेंट 2025 इफेक्टिव होंगे। अब सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी या डीजीपी रैंक ऑफिसर्स ही सोशल मीडिया से अनलॉफुल कंटेंट हटाने के ऑर्डर्स दे सकते हैं। तो अब यही है, क्योंकि देखो सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें फेक चल रही है आज की डेट में। डीप फेक्स नाम की एक चीज होती है। क्या मुझे आप बता सकते हो कि क्या होता है ये डीप फेक? नीचे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखकर बताओ। तो ऑनलाइन कंटेंट को और बेहतर अकाउंटेबल बनाने के लिए ये नए नियम हम लोग को अब देखने को मिलने वाले हैं जिस पर काम हो रहा है। अब गाइस, सरकार ने जुलाई 2025 में एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया था, SOAR प्रोग्राम, स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन को स्कूल के करिकुलम में शामिल करना। और इसको जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इसी के बारे में कुछ आंकड़े हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है वो एलिफेंट के कॉरिडोर से रिलेटेड है। बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज में, ताकि एलिफेंट्स और ट्रेन के बीच होने वाले एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। तो इसी पर ही हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है वो भी अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं, उन्होंने अपनी कोड ऑफ एथिक्स में अमेंडमेंट प्लान ये कर रहे हैं जिससे कि जितने भी सीएस वगैरह हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं, उनको एडवर्टीजमेंट और कंपनी की वेबसाइट्स मेंटेन करने में ज्यादा फ्रीडम जो है वो मिल सके। बट साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन के साथ वो एथिकल चीजों पर भी काम करें। एथिकल एक एस्पेक्ट भी इस कोड के अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया का ग्रीन एसेंट। देखो यार, आप देखो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया आज की डेट में दुनिया में टोटल फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से 9th पोजीशन पर पहुंच गया है। पहले हम 10th पर थे, अब हम 9th पर पहुंच गए। दैट मींस कि हम अपनी कंट्री के अंदर फॉरेस्ट को जो है वो तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो उसी पर ही बेस्ड हम लोग को एक चीज देखने को मिलेगी जिसमें हम लोग एक GFRA ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 बाली में मतलब रिलीज किया गया एक रिपोर्ट है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो काफी अच्छा एक आर्टिकल है एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से जिसको हम लोग देखने वाले हैं।
तो ये सब है गाइज आज के टॉपिक, बड़े इंटरेस्टिंग से हैं, बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, जिनको आइए एक एक करके हम लोग जो है वो कवर करने की मतलब कवर करते हैं मतलब। तो इंडिया का ब्रेन ड्रेन, देखो इसको रिवर्स करना है हम लोग को। आर्टिकल का टाइटल ही ये है, मतलब कि इंडिया अपने टैलेंटेड साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को वापस अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बेसिकली ऐसे वगैरह में पूछा जा सकता है। तो इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो स्टेम फील्ड से बिलोंग करते हैं, स्टेम का मतलब आप जानते ही हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। अब इनको जो है वो हम लोग को यूनाइटेड स्टेट से वापस लाना है। रीजन क्या है इस, तो यूएसए में आप जानते हो कि कुछ रीसेंट पॉलिसी शिफ्ट हुई हैं, जिससे कि हायर एजुकेशन और रिसर्च एनवायरमेंट जो है वो कम वेलकमिंग बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज की डेट में कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आ रहा है जिसमें कि वो आउटसाइडर्स को जो है वो ब्लॉक कर रहा है एक प्रकार से, और वो चाह रहा है कि अमेरिका के जो स्वदेशी लोग हैं, यानी कि अमेरिका के जो लोग हैं, उन्हीं को फायदा सबसे ज्यादा मिले जॉब्स वगैरह में। बाहर के लोगों की एंट्री उसने काफी रिस्ट्रिक्ट कर दी है। H1B वीजा वाला आपको पता होगा, हालांकि अभी H1B वीजा वाली जो पॉलिसी थी उस पर रिलैक्सेशन भी दे दिया गया है। महंगा नहीं कर दिया था कुछ, मेरे ख्याल से कितना $100,000 मेरे ख्याल से फीस वगैरह जो है वो लगा दी थी, ऐसी कुछ था, 89 लाख के आसपास की फीस इन्होंने जो है वो लगा दी थी, ऐसा कुछ था, राइट। हमने डिस्कस भी किया था, आपको याद आ रहा हो तो। एक मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि भाई आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी आई, उसके बाद याद करो अपन ने चाइना के वीजा के बारे में भी डिस्कस किया था कि चाइना ने देखा कि लोग अमेरिका नहीं जाएंगे, तो चाइना ने सोचा कि दुनिया भर से लोगों को चाइना में अट्रैक्ट कर लो। और उस समय जब हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे तो याद करो मैंने इस चीज के बारे में बोला था कि अब देखो इंडिया अपनी, ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और यस इंडिया उसी पर ये प्लान कर रही है। तो यही गेम है गाइस, हम इस स्कीम हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिस पर हम लोग प्लान कर रहे हैं। अब देखो प्लानिंग चल रही है तो इसलिए इससे रिलेटेड ज्यादा नोट्स मत बनाना है ना, नोट्स आपके लिए काम के नहीं है। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव यही है कि आईआईटीज और नेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज में लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन और प्लेसमेंट्स ऑफर जो है वो दिए जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली भाई लोगों को जॉब जो है वो चाहिए, और अच्छे अच्छे हाई पैकेज की जॉब चाहिए भाई। तो इस तरीके का एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लाया जाएगा, जिससे कि लोग इंडिया के अंदर ही, इंडिया के रिसर्चर्स इंडिया में ही टिके। हाई क्वालिटी रिसर्च ग्रांट्स और फंडिंग अवेलेबल करवाई जाएगी, जिससे कि इंडिया के अंदर बेस्ट टू बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, जिससे कि हमारे बेस्ट टैलेंटेड ब्रेन जो है वो इंडिया के अंदर ही रिसर्च करें और नए नए इनोवेशन करें। इंडियन साइंटिफिक डायस्पोरा के नॉलेज को नेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज करने पर हम लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं कि पूरे दुनिया भर के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो अलग अलग जगह पर, इंडियन साइंटिस्ट अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं, उनको हम लोग अट्रैक्ट करके इंडिया में ले आए, जिससे कि हमारे देश का जो है वो डेवलपमेंट हो। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसका ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे ब्रेन ड्रेन सिखाने की आवश्यकता है कि ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है। फिर भी सिंपली बता देता हूं मैं कि हाईली स्किल्ड लोग, जैसे कि साइंटिस्ट हुए, डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, रिसर्चर्स हुए, ये अपनी डेवलपिंग कंट्री से एडवांस कंट्रीज में जब माइग्रेट करते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज और रिसर्च फंडिंग के लिए, या फिर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए, तो जब ये चले जाते हैं, यानी कि टैलेंटेड लोग जब देश छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। और इंडिया एक मेजर सोर्स रहा है ग्लोबल टैलेंट का, स्पेशली आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और रिसर्च के एरियाज में। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक 2024 का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, देख लो आप इस सेकंड पॉइंट में। देखो आप 2015 से 24 के बीच 13 लाख इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ी, जिसमें से कई हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स थे। लगभग 1.6 लाख इंडियन स्टूडेंट्स अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स में डॉक्टोरल या फिर रिसर्च प्रोग्राम में एनरोल्ड है। तो ये सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये चीज लिख लो, ये वाला फैक्ट लिख लो, ये आपको फैक्ट लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है आपको इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा अभी सिर्फ 0.65% है हमारी जीडीपी का, जबकि चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2.7% खर्च रहा है, और यूएसए 3.5% खर्चा करता है, जिसको हम लोग को बढ़ाना है। तो ये आंकड़ा जो है वो आप लोग को याद रखना जरूरी है। अब इसी प्रॉब्लम की वजह से रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हमारे यहां पर लिमिटेड है, और इसी गैप को फिल करने के लिए ये वाली हम स्कीम लेकर आ रहे हैं। अब क्या कारण होते हैं भाई कि लोग जो है मतलब वापस आएंगे? तो सबसे पहली चीज तो देखो यार, यूएसए ने ही खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। यूएसए ने माइग्रेशन नॉर्म्स जो है, रूल्स जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, फंडिंग कट कर दी है, राइट। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज यूएसए की है, यूएसए एनवायरमेंट के ऊपर अब ज्यादा रिसर्च जो है वो नहीं कर रहा है, राइट। पता ही होगा आप लोगों को, पेरिस क्लाइमेट डील से वो खुद
बाहर हो गया है, तो आप जानते ही हैं इस चीज के बारे में। तो ये एक पुश फैक्टर बन गया है इंडियन साइंटिस्ट के लिए, इंडिया में रिटर्न करने का मोटिवेशन मिल रहा है। और मैंने आपको उस समय भी जब ये टॉपिक पढ़ा रहा था कि यूएसए अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है, तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये इंडिया के लिए देखो एक एडवांटेज, और आज आप कुछ दिनों के बाद ये सेम आर्टिकल पढ़ रहे हो, कुछ हफ्तों के बाद मतलब, है ना। तो दिस इज कॉल्ड कि जब आप आज की डेट में कोई पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ो, तो आपको सिर्फ आज के हिसाब से चीजों को नहीं देखना है, आपको फ्यूचर के हिसाब से भी चीजों को देखना है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ ब्यूरोक्रेट जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, और यही क्वालिटी जो है वो आपके मेंस के आंसर में होनी चाहिए। और यही क्वालिटी जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो वो आपको देखेंगे, है ना। तो जो चीज मैं आपको बताता हूं उस चीज पे देखो टारगेट किया करो। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जब मैं कोई न्यूज की एनालिसिस आपको देता हूं, तो उसमें इन फ्यूचर में होने वाले भी कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ हफ्तों बाद शायद न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स में आपको दिख ही गए होंगे। और देख लीजिए आप ये, अभी आज ही मैंने एक रील जो है वो डाली है कि दोबारा से अटैक हो गया, यहां पर इसराइल ने जो है वो गाजा पे अटैक कर दिया। मैंने आपको क्या बोला था कि ये शांति सिर्फ अभी दिखावा है, अभी आप देखो तो आगे चल के, और देखो दिख गया आपको। फिर इसके अलावा डोमेस्टिक पुल फैक्टर, एक तो पुश फैक्टर था हमारा कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स खुद ही जो है वो धकेल रहा है कि वहां के बेस्ट ब्रेन्स जो है जो वहां पे आए थे वो वापस चले आए, तो ये तो हमारे लिए फायदा हो गया। दूसरा हमारा पुल फैक्टर, अब भाई गवर्नमेंट वापस आने वाले साइंटिस्ट को सेटअप ग्रांट्स देगी, एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन देगी। भाई जो बंदा यूएसए में बैठ के काम कर रहा है वो इंडिया के अंदर इतनी आसानी से नहीं आएगा जब तक यूएसए जैसी फैसिलिटीज उसको यहां पर ना मिले। तो इंडिया उस पर पैसा खर्च करेगी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर कर रही है। हमारे इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव के नाम लिख लेना भैया, ये नाम इंपॉर्टेंट है। इंडिया एआई मिशन, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इसने इनोवेशन फ्रेंडली इकोसिस्टम क्रिएट किया है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको तमिलनाडु का, तमिल टैलेंट्स प्लान है। इसमें 100 करोड़ रुपए ये लोग लगा रहे हैं रिसर्च सेंटर्स के लिए और कोलैबोरेशंस के लिए। ये लिख लेना, तमिलनाडु का तमिल टैलेंट प्लान। तो ये गेम है भाई। फिर हम लोग कई रिसर्चर्स जो हैं उनको बोलेंगे कि भाई तुम्हारा घर यहां पे है इंडिया में, कैसे आदमी हो तुम, वहां पे धक्के खा रहे हो यार, तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं ये लोग, हैं पॉलिसी शिफ्ट करके, है तुम्हें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम वापस आओ। थोड़ा हम इमोशनल भी करेंगे। तो कई रिसर्चर्स अपनी होम कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना चाहते भी हैं, क्योंकि एक इमोशनल फैक्टर तो जुड़ा है ना भाई, हमारे देश की मिट्टी, हमारा गांव। बस गेम वही है, तो उसको भी हम लोग उजागर करेंगे, उसके लिए हमारे मोदी जी काफी हैं। तो बट अब चीजें इतनी आसान नहीं है भाई, हमारे यहाँ करप्शन तो नेक्स्ट लेवल होता है, इसलिए तो लोग भाग जाते हैं बाहर। बाहर गांव क्यों जाता है आदमी, दूसरे देश क्यों जाता है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया के अंदर उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जिसके वो लायक है। और यहीं पर ही कुछ ऐसे करप्टेड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनकी वजह से ये चीज हो रही है। अब यही सबसे बड़ा चैलेंज है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, लाल फीता शाही। क्या होता है रेड टेपिज्म, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। पता है आपको, इंडिया में अप्रूवल जो होते हैं ना बहुत स्लो होते हैं। अरे मैं दूसरों की क्या बात करूं यार, मैं तो अभी अपने पासपोर्ट को के लिए जो है वो गया था पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, उसी में भैया मतलब थोड़ी देर वेरिफिकेशन, पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद ऐसे सर के पीछे हाथ रख के अधिकारी बैठ गए, बोलते कि ठीक है हो जाएगा भैया आपका काम, और मुस्कुराने लगे कि थोड़ा सहयोग करिए। वही 500 की पत्ती, 1000 की पत्ती है, गांधी सभी को चाहिए है, सैलरी मिलती है उसके बाद भी अंडर टेबल है, अंडर टेबल काम नहीं करोगे तो कोई ना कोई नुक्स निकाल के रिजेक्ट कर देंगे चीजें। इंसान करे तो करे क्या भाई, उसको तो काम निकालना है, उसके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। बट लगातार करप्शन हो रहा है, यही चीज आपको टेबल पे बैठ के रोकनी है। जब आप बड़े अधिकारी बनने की जो तैयारी कर रहे हो ना, ये सिविल सर्विसेज की तैयारी, मतलब टॉप मोस्ट अधिकारी हो गए आप जिस भी जगह पे जाओगे। और गेम यही है कि टॉप मोस्ट अधिकारी अगर नहीं खाएगा ना, तो नीचे वाले लोग की मजाले खा लें वो। बट सिस्टम ऐसा चलता है कि ऊपर तक पूरा कट जाता है। जो आपसे सीट बेल्ट ना लगाने के लिए जो चालान ना काट कर 100 200 500 रुपए ले लिए जाते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव के ऊपर जो 10,000 का चालान है, 1000 रुपए 2-2 हजार रुपए में जो छोड़ दिए जाते हैं, वो 1000 रुपए का एक हिस्सा जो है वो ऊपर बैठे अधिकारी तक पहुंचता है, पता है आपको। बट ऊपर बैठा अधिकारी अगर बिल्कुल लॉयल है, जैसे कि आने वाले समय में आप लोग स्ट्रिक्ट रहोगे, तो मजा ले नीचे बैठे अधिकारी को जो है वो कि वो ले ले, उसकी फटी पड़ी रहेगी कि भैया मैडम को पता लग गया, भैया सर को पता लग गया तो हालत खराब कर देंगे।
ये गेम होता है। तो इसीलिए आप करो तैयारी लग कर। देखो, आपको तो वैसे ही इतनी सब फैसिलिटीज मिलेंगी कि अलग से करप्शन करने की जरूरत ही नहीं होती है यार। और दूसरी बात, जो बेवकूफ लोग मुझे बोलते हैं कि यार सैलरी कम है इसलिए करप्शन करना पड़ रहा है, तो बेटा सर्विस ज्वाइन क्यों करी? सर्विस ज्वाइन करने से पहले तुझे पता नहीं था क्या तेरी सैलरी कितनी होगी? है, तुझे करप्शन करना तेरे खून में ही था, इसलिए तूने देखो करप्शन किया। क्या बोले हम? तो गेम इज दिस कि बहुत टाइम लगता है यार। रिसर्चर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव काम में ज्यादा टाइम लगता है, तो रिसर्चर छोड़ते हैं कि हटाओ यार, वहां चलो जहां पे कम टाइम पे अपन अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर लें। अब जो साइंटिस्ट रिटर्न आएंगे उनको स्पेशल प्रिविलेज मिलेगी। तो जो ऑलरेडी इंडियन साइंटिस्ट है वो तो बोलेंगे, अच्छा बाहर से आया है व्यक्ति तो उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, उस पर ज्यादा खर्च कर रहे हो, मैं जो यहाँ पे साला हमेशा से हूं मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो ये भी एक इशू आएगा, है कि नहीं? ये को लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट क्लियरली लिखा है, ऑफरिंग स्पेशल प्रिविलेजेस एंड लार्ज ग्रांट्स टू रिटर्निंग साइंटिस्ट कैन जनरेट रिसेंटमेंट अमंग द एग्जिस्टिंग फैकल्टी मेंबर्स। उन लोग को गुस्सा आ जाएगा, असंतोष उत्पन्न होगा उनमें, तो इसलिए एनवायरमेंट डीमोरलाइज हो जाएगा कि ये कौन सी बात हुई भाई, बाहर का व्यक्ति आया तो उस पर आप मेहरबान हो रहे हो हैं। घर का पनीर दाल बराबर, क्या था यार, मुझे कहावत अच्छी आती नहीं, आई एम वेरी बैड एट दिस। घर की मूली दाल बराबर क्या बोलते हैं यार, पता नहीं कुछ ऐसा बोलते हैं। आप ही लिख दो कमेंट बॉक्स पे क्या बोलते हैं। चलो, तो लोगों को बाहर का पनीर पसंद है भाई, घर की मुर्गी दाल बराबर है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। यस, अपन मुर्गी खाते नहीं है ना यार, नहीं तो फिर बोल देते वैसा, तो इसलिए याद नहीं आया एकदम है। तो हमारे यहां पर एडवांस लेबोरेटरीज नहीं है, स्किल्ड मैन पावर की कमी है, जिससे कि हाई क्वालिटी रिसर्च में ये बैरियर बन जाता है। तो ये चैलेंज है। फिर पॉल्यूशन है, सिविक प्रॉब्लम है। अब फॉरेन से आया हुआ व्यक्ति वो देखेगा, बोलेगा अरे यार सो मच पॉल्यूशन है, हेक्टिक एनवायरनमेंट, आई डोंट वांट टू लिव हियर। तो ये भी इशू है एक बड़ा। तो ये सब चैलेंजेस हैं, ठीक है भाई, जिसे काम करना होता है। गौरव 2014 आईएएस फर्स्ट रैंक, 2013 14 11 12 13 14 में ऐसे देखना आप, 14 में 15 टीना दाबी थी, 14 में शायद गौरव था, गौरव थे। तो एक आईएएस ऑफिसर है, उनका नाम गौरव है, फर्स्ट रैंक। पहले आईपीएस की पोजीशन मिली थी, उससे पहले पता है फॉरेन में काम करते थे वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हांगकांग। हांगकांग में उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि हांगकांग में उनका घर के बाहर से पूरा शहर दिखता था, यानी कि इतनी ऊंचाई पर उनकी बिल्डिंग थी और बिल्कुल फर्स्ट क्लास फैसिलिटी। शादीशुदा थे और राजस्थान कार्डर मिला था उन्हें। जब पोस्टिंग उनकी हुई तो एक ऐसे एरिया में जो आज की रेट में 1850s 1870s का इंडिया दिखता है, मतलब कोई सर्विस नहीं, कुछ नहीं, बिजली तक नहीं रहती है, वहां पर पोस्टिंग हो गई। तो ऑब्वियसली बात है, वाइफ परेशान, सब परेशान। बट उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे सुकून तब मिला जब एक औरत पिछले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ईयर्स में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट काफी सालों से, मान लो आप लगभग 10-15 साल बोला था उन्होंने, कि एक औरत कंटिन्यूअसली काफी सालों से वॉक करती हुई ऑफिस में आ रही है, सिर्फ कि उसको उसके पेंशन के पैसे मिल जाए, और वो भी ज्यादा रुपए नहीं थे, 1000 रुपए से कम ही थे शायद। उसके लिए वो चक्कर लगाती रहती थी ऑफिस के न जाने कितने सालों से। और इनके आने के बाद वो जो लेडी हैं उन्होंने चक्कर लगाना बंद कर दिया, क्योंकि उस ऑफिसर ने उनका काम कर दिया, तो ये सुकून मिला उन्हें। तो जिस कुर्सी पे आप बैठोगे भाई, वो एक्चुअल में लोगों की लाइफ चेंज करने वाली कुर्सी है। भले ही इनिशियली आपको फैसिलिटी ना मिले, बट एट द एंड जब आपका नाम होगा ना, और जो आपको दुआएं मिलेंगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर तो अपने आप आपके पास चीजें आएंगी यार। क्या आप फैसिलिटी और इन सब चीजों की बात कर रहे हो यार, आपके हाथों में सब चीजें मिलेंगी आपको। ये एग्जाम इतना पावरफुल है। बट वही है कि सिर्फ मिलता, अब सोचो ना, एक व्यक्ति हांगकांग छोड़ के यहां पर आके सर्विस दे रहा है। ऐसी एक कनिष्क कटारिया,
वो भी मेरे ख्याल से साउथ कोरिया में जो है वो जॉब करते थे। 2016 यूपीएससी है ना, 2016-17 यूपीएससी ऐसा कुछ, रैंक 1 कनिष्क कटारिया। सोचो आप, वो छोड़कर इंडिया में आ गए। तो ये जो यहां पर बताया जा रहा है ना कि इनको क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, जिसको भाई काम करना है अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, उसको फिर रिक्वायरमेंट नहीं होती फैसिलिटी की, क्योंकि उसको पता है कि उसका काम बोलेगा और उसका नाम चलेगा। फिर यही तो गेम है भाई जिंदगी का। मजे करने जाओ ना यार, वेकेशन पे चले जाओ स्विट्जरलैंड, 10-15 दिन घूम के आ जाओ, जहां जाना है वहां जाओ पूरे दुनिया भर में। बट अल्टीमेटली अपने देश में अपने लोगों के बीच में रहकर जब काम करोगे तो माँ बाप का सर ऊंचा होगा। लोग तुम्हारे माँ बाप को देखकर बोलेंगे देखो यार, ये है, ये पेरेंट्स है उनके, अधिकारी के, जिन्होंने मेरा काम एक झटके में करा दिया। यार कितनी खुशी होगी सोचो आप। यही तो चाहिए भाई, भौकाल चाहिए अपने परिवार का, कि अपना परिवार चले तो अपने नाम से मजा आ जाए उनको। ऐसा नहीं कि लोग गालियां बके कि ये करप्टेड। जो अधिकारी था ना, हमसे 500 रुपये लिया था, उसके पापा जा रहे हैं, पता नहीं क्या सिखाया उसके पापा ने, करप्टेड आदमी बन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सीखो चाइना से। चाइना का 1000 टैलेंट्स प्लान एक सक्सेसफुल एग्जांपल है। उन्होंने बहुत अच्छे अमाउंट में पैसा फेंका, अच्छी फैसिलिटी दी। उनने बोला कि चल बाहर से आ रहे हो तो तुम्हें चाइना के माहौल से थोड़ा सा दूर रखेंगे। हाई क्लास टाउनशिप बना दी उनके लिए कि चलो तुम्हें अच्छे से रहना है ना, हाई क्लास टाउनशिप तुम्हारे लिए बना के देते हैं, रहो बढ़िया, जिम हो, स्विमिंग पूल हो, सब कुछ हो, स्नूकर हो, ये हो वो हो, जो चाहिए वो लो भाई, तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें, फैसिलिटी लो, बट काम अच्छा होना चाहिए गुरु। अब इंडिया को यह समझना होगा कि चाइना का सक्सेस बेस जो है वो हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट का है। ये देखो, यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड क्लास हैं, इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी बेहतरीन है। यहां तो साला एक रोड जो है वो बनाते हैं, उसी में जो है वो कोशिश करते हैं कि जितना पैसा खा ले उतना अच्छा है? एक ब्रिज बना दिया, उद्घाटन में ही टूट गया ब्रिज, है ना, है भी, ऐसे भी केसेस है। क्यों हो रहा है ये? पैसा खाया जा रहा है। बट पता है आपको, चाइना के अंदर भी लोग परेशान है कि बाहर से आए हुए वाले व्यक्तियों को बड़ी फैसिलिटी दे रहे हो, साले हम लोग यहां पे बैठे हैं, दिन रात पसीना एक कर रहे हैं, हमको फैसिलिटी नहीं दी जा रही। तो सबको इक्वली फैसिलिटी दो तो काम बढ़िया रहेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है यार, हमें सिंपली एक सिंगल विंडो डिजिटल पोर्टल, जहां प्रोक्योरमेंट हो, फंड रिलीज हो, रिक्रूटमेंट हो, सब स्मूथ चले और ट्रांसपेरेंट रहे। टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन चीज है, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो हर एक चीज ट्रांसपेरेंट होने वाली है। परफॉर्मेंस बेस्ड हब्स जो है वो लेकर आओ, ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन सिस्टम लेकर आओ, मेरिट बेस्ड प्रमोशंस करो, स्पाउस वर्क वीजा भी जो है वो लेकर आओ कि लोग अपने परिवार के साथ आ जाएं, फास्ट ट्रैक क्लियरेंस होना चाहिए, टैक्स न्यूट्रल रिलोकेशन पॉलिसीज होनी चाहिए। बट हाँ, इसमें एक चीज और ऐड कर देना कि हमारे यहाँ के भाई जो लोकल साइंटिस्ट है, उनको अगर दूसरों के लिए फैसिलिटी बढ़ा रहे हो तो इक्वली इनके लिए भी बढ़ाओ। और टारगेट हमें ये रखना है कि भाई, ये टारगेट लिख लो भाई, 1.5% जीडीपी पे खर्च करना है। अभी कितना खर्च कर रहे हैं हम लोग जीडीपी पे? कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ, आंकड़ा मैंने कहा था, याद रखना। तो रिवर्सिंग ब्रेन ड्रेन जो ये टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये लोगों को सिर्फ वापस लाने का प्रोसेस नहीं है, ये एक नेशनल इनोवेशन रिवाइवल मूवमेंट है। अगर इंडिया अपनी पॉलिसी को मेरिट, ट्रांसपेरेंसी और फंडिंग के साथ अलाइन करता है ना, तो हम ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदल सकते हैं। क्या बढ़िया बात बोली मैंने, है ना? ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदल सकते हैं। ये आखिरी में लिख देना मेंस के कंक्लूजन में, वी कैन नॉट रिवर्स ब्रेन ड्रेन, ब्रेन गेन, ब्रेन गेन, GAIN वायर। कभी कभी मैं अपने ऊपर खुश हो जाता हूं। चलो, तो ये हो गया फर्स्ट टॉपिक हमारा फिनिश। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब भैया ये वाला टॉपिक ज्यादा समझने वाला है नहीं, सिर्फ सुनने वाला टॉपिक है। 1 नवंबर 2025 से गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2025 इंप्लीमेंट करने का डिसीजन लिया है।
जिसको नॉर्मली हम लोग आईटी अमेंडमेंट रूल्स कहते हैं। चाहो तो लिख लो, लिखना चाहो ये वाली चीज तो। अब इसमें यह चीज है कि अब सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी या डीजीपी रैंक के सीनियर ऑफिशियल्स ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इलीगल कंटेंट हटाने के ऑर्डर जारी कर सकते हैं। तो ये बस फैक्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो जितना भी हम लोग को ऐसा कुछ कंटेंट ऑनलाइन नजर आता है जो सही नहीं है, तो उसको रिमूव करने के ऑर्डर जो है वो सिर्फ सीनियर ऑफिशियल्स ही लेंगे। ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और जितने भी चीजें कंटेंट हटाई जा रही है उसका मंथली रिव्यू सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर करेंगे, यानी कि एक टॉप मोस्ट आईएएस ऑफिसर। ठीक है। अब मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं हम लोग, जानबूझकर लोगों का कंटेंट जो है वो ना हटाएं, मिसयूज रोकें मतलब। और डीप फेक्स और एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन से निपटना जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव है। अब ये कानून क्या कहता है, तो आईटी रूल्स 2021 पर बेस्ड है ये, जिसके बारे में पहले भी हमने चर्चा की हुई है। बस ध्यान से सुन लो, और पॉइंट्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो जिसको नहीं पता। देखो गाइस, जो पहले 2022 और 23 में भी अमेंड हुआ था ये आईटी रूल्स 2021, अब हम ये 2025 लेकर आ गए। हालांकि इसका पूरा बैकग्राउंड जो है वो आईटी एक्ट 2000 का हम लोग को देखने को मिलता है, उससे उठाया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में लाया गया था, उसके बाद फिर 2021, 22, 23 अमेंडमेंट देखने को मिला, फिर अब 25 का अमेंडमेंट देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये नीड होती जा रही है कि हमें इस पर सिक्योरिटी जो है वो और मजबूत करनी है। तो इस अमेंडमेंट का फोकस है गाइस कि प्रोसीजर जो है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए किसी भी कंटेंट को रिमूव करने की, जिससे कि उसका मिसयूज ना हो। एआई जनरेटेड कंटेंट को ध्यान से रेगुलेट किया जाए, और जितनी भी चीजें हटाई जा रही है वो ट्रांसपेरेंट और लीगल तरीके से होनी चाहिए, बस। अब एम जो है वो इस अमेंडमेंट का यही है गाइस कि सीनियर लेवल अकाउंटेबिलिटी लेकर आना, कि कंटेंट रिमूवल पावर सिर्फ सीनियर अकाउंटेबल ऑफिसर के पास होंगी, जिससे मिसयूज और जैसे होता है ना कई बार आर्बिट्ररी एक्शन जो होता है, मनमाने तरीके से किसी ने किसी का कंटेंट हटवा दिया, तो ऐसी चीजें ना हो। फिर इसके अलावा एआई का उपयोग जो है वो एथिकल होना चाहिए, है ना। एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन मैंडेटरी बनाई गई है, कि कोई भी अगर कंटेंट एआई बना रहा है, तैयार कर रहा है, तो उसमें मेंशन करे कि एआई से ये कंटेंट तैयार किया गया है। रिव्यू बेस्ड सिस्टम एस्टैब्लिश करके डिजिटल गवर्नेंस में पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाया जा रहा है, राइट, कि पब्लिक जो है वो ट्रस्ट करे डिजिटल चीजों पर, क्योंकि आजकल तो वैसी फ्रॉड वाली चीजें हो ही रही हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो यार, अगर कोई डीप फेक वीडियो किसी पॉलिटिकल लीडर का वायरल होता है, फॉर एग्जांपल मोदी जी ले लो या राहुल गांधी ले लो, उनका फेक वीडियो किसी ने वायरल कर दिया, है ना, तो अब सिर्फ डीजीपी या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की अथॉरिटी ही उसको हटाएगी, उसको हटाने के मतलब ऑर्डर जारी करेगी। और ऐसे ऑर्डर्स जितने भी होंगे चीजों को हटाने के, उसका मंथली रिव्यू किया जाएगा, जो कि एक सीनियर लेवल के ऑफिशियल करेंगे, आईएएस ऑफिसर, राइट। तो ये चीज हम लोग को इसमें देखने को मिल रही है। तो क्या है इसके फीचर्स, ये बस बुलेट पॉइंट चाहो तो लिख लो। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी या फिर डीजीपी रैंक के ऑफिशियल जो है वो ऐसे ऑर्डर्स जारी कर सकते हैं कंटेंट को रिमूव करने के लिए। इससे अकाउंटेबिलिटी और लीगैलिटी दोनों इंश्योर होगी। हर एक कंटेंट जो हटाया जा रहा है, हटाने की जो रिक्वेस्ट या ऑर्डर पास किया जा रहा है, उसमें क्लियर लीगल बेसिस और स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी प्रोविजन मेंशन करना कंपलसरी होगा, यानी कि बताना होगा कि किस कानून के तहत इसको हटाया जा रहा है। यूआरएल, कंटेंट आईडी, ऐसी डिटेल्स मैंडेटरी होंगी, ताकि मतलब ऐसे कोई एक्शंस जो हैं जो आर्बिट्ररी लिए जा रहे हैं, मनमानी तरीके से लिए जा रहे हैं, उसको मतलब रोका जा सके। फिर हर महीने सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स सभी जितनी भी रिमूवल की रिक्वेस्ट जो थी उसको डिटेल में रिव्यू करेंगे, और ये एक इंटरनल सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस क्रिएट करेगा। तो रिव्यू मैकेनिज्म भी इसके अंदर शामिल किया गया है। फिर अमेंडमेंट में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है, सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन। मतलब ऐसा कोई भी कंटेंट जो एआई एल्गोरिदम से आर्टिफिशियली क्रिएट या मॉडिफाई किया गया हो, अगर ऐसे कोई कंटेंट मिसलीडिंग या हार्मफुल है तो उसे अनलॉफुल फिर माना जाएगा। नेक्स्ट, डीप फेक इमेज हुए, वीडियोस हुए, ऑडियोज हुए,
इस पर बेसिकली विजिबल लेबल मैंडेटरी होगा कि ये जो कंटेंट जो है उसमें कम से कम 10% एरिया जो है, या पूरे जैसे कोई वीडियो है फॉर एग्जांपल 1 मिनट का है तो 10 सेकंड में दिखना चाहिए वीडियो में क्लियरली लिखा हुआ कि ये वीडियो, जैसे होता नहीं है कि आप पिक्चर देखते हैं तो कोई भी अगर एक्टर सिगरेट पीता है तो तुरंत नीचे वो लिखा हुआ आता है स्मोकिंग किल्स, टोबैको कॉजेस कैंसर, है ना, लिखा हुआ आता है ना, देखा होगा आपने, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है ना, नीचे फट से लिखा हुआ आ जाता है। तो ऐसा ही एआई के लिए भी यूज करेंगे, कोई भी अगर एआई इमेज आ रही है या वीडियो ऐसा रिलीज हो रहा है तो उसमें क्लियरली मार्क होना चाहिए लेबल कि ये एआई के द्वारा बनाया गया है। तो प्लेटफॉर्म्स को यूजर को हेल्प करनी होगी डिफरेंशिएट करने में कि रियल कंटेंट क्या है और एआई कंटेंट जो है वो क्या है, ये चीज है। तो प्लेटफॉर्म को भी अकाउंटेबल बनाया जा रहा है। जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज हैं जैसे कि अपना ट्विटर हुआ, एक्स हुआ, मेटा हुआ, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, इनको यूजर डिक्लेरेशन लेना होगा अपलोड कंटेंट एआई जनरेटेड है या नहीं। आजकल हो ही रहा है, हम लोग भी जब वीडियो यहां पर यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो उसमें पूछता है वो कि एआई के द्वारा बनाया गया है क्या ये। तो अगर ये रूल्स का उल्लंघन होगा तो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, जिसको लीगल इम्यूनिटी हम लोग कहते हैं, वो लूज हो जाएगी कंपनीज की। पता है आपको सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो है वो क्या होती है? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। जैसे फेसबुक जो है उस पर कोई व्यक्ति जो है वो अगर गलत चीजें डाल रहा है तो उसके लिए फेसबुक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी को बोलते हैं सेफ हार्बर प्रोटेक्शन की। प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बट अगर कोई प्लेटफॉर्म प्रॉपर तरीके से चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसका ये वाला प्रोटेक्शन हट जाएगा। मतलब कल को अगर उस प्लेटफॉर्म में कोई भी चीज आएगी तो प्लेटफॉर्म का मालिक भी जो है वो उसके लिए जवाबदेह होगा। तो प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम और कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना होगा। मतलब कुल मिलाकर अब जितनी भी कंपनीज हैं, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ये सब, तो इनको बहुत ही तरीके से जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने पड़ेंगे और शिकायत करने का भी एक मैकेनिज्म ओपन करना पड़ेगा। तो यही चीज है, इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं गाइस। सीनियर ऑफिशियल्स तक पावर लिमिट करने से ये मनमानी सेंसरशिप कंट्रोल में आएगी। जैसे होता है ना कई बार जानबूझकर किसी के वीडियोस हटा देना ऑनलाइन, है ना। रिव्यू मैकेनिज्म एक इंटरनल ओवरसाइट प्रोवाइड कराएगा जिससे मिसयूज और ओवर रीच अवॉइड होगा। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम मजबूत होने से पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो डिजिटल गवर्नेंस में बढ़ेगा। और ये रूल्स एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन को रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे। और इंडिया का अप्रोच जो है गाइस रिस्पॉन्सिबल एआई गवर्नेंस के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना, जैसे यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट, ओईसीडी का एआई प्रिंसिपल, तो उसी के साथ हम लोग जो है वो अलाइन कर रहे हैं। बस ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसको आपको जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब सुनो गाइस, SOAR लिख लेना इसका फुल फॉर्म, स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस प्रोग्राम। हालांकि ये प्रोग्राम जुलाई 2025 में ही आ गया था। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो हमारी कंट्री के अंदर जो बच्चे हैं उनको एआई की ट्रेनिंग देना। अरे आज की डेट में देखो आप, जॉब्स कितनी तेजी से जा रही हैं। एआई के आते सही थी जॉब्स जो है वो खत्म, बुरी तरह से खत्म हो रही है, और जिसके पास स्किल्स है वो आगे बढ़ रहा है। तो ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कोऑर्डिनेशन से इंप्लीमेंट हो रहा है। तो दो मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लिख लीजिएगा। हमारा जो बजट था ये 2025-26 का, उसमें 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए। ये भी लिख लो। 2022-23 से लेकर 2025-26 के बीच 1480 एप्रीडेंसेस को एआई रिलेटेड रोल्स में ट्रेनिंग दी गई है, जैसे कि एआई डेटा इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग। तो काफी सारे लोगों को ट्रेन भी जो है वो किया गया है, बच्चों को। तो बस यही है कि दुनिया में गाइस काम करने का तरीका बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और ऑटोमेशन हर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जो है वो आज की डेट में जो है वो एआई लिटरेसी और स्किल्स हर लेवल पर, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री लेवल पर जो है वो तैयार करना पड़ेगा। और ये जरूर करना क्या पड़ेगा, जरूरी हो गया ये। और सोर इंडिया के एजुकेशन फ्रेमवर्क में एआई कंपिटेंसीज को इंटीग्रेट करता है, और ये इनिशिएटिव स्किल इंडिया मिशन और आत्मनिर्भर भारत विजन के साथ अलाइंड है।
और ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था स्किल इंडिया मिशन की 10वीं एनिवर्सरी पर। ये फैक्ट भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 जैसी स्कीम पर बेस्ड है। मतलब कुल मिलाकर बचपन से ही, स्कूल टाइमिंग से ही बच्चों को जो है वो एआई की ट्रेनिंग जो है वो दी जाए, ये कहता है बस। अब चीजें, कुछ फीचर्स इसके लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 6ठी से लेकर 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 3 मॉड्यूल्स होंगे 15-15 घंटे के। टीचर्स के लिए एक सेपरेट 45 घंटे का मॉड्यूल होगा जिसमें फोकस है एआई के फंडामेंटल्स टीचर को पता हो। टीचिंग मेथड कैसे करना है, जिसको हम लोग जो है वो पेडागॉगी कहते हैं। क्लासरूम किस तरीके का होना चाहिए, तो वो पूरी चीज है। एक 8वीं क्लास का स्टूडेंट अब एआई बेसिक और रिस्पॉन्सिबल यूसेज के कंसेप्ट स्कूल लेवल पर ही सीख सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है गाइस। नेक्स्ट प्रोग्राम में एआई के एथिकल और ह्यूमन सेंट्रिक यूज पर स्पेसिफिक फोकस है कि भाई एआई जो है वो एथिकल हो और रिस्पॉन्सिबल हो। स्टूडेंट्स और टीचर को सिखाया जाता है कि एआई का उपयोग ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट, सरकार प्लान कर रही है एक डेडिकेटेड एआई एक्सेलेंस सेंटर एस्टैब्लिश करने का, जिससे एआई रिसर्च जो एजुकेशन में हो रही है उसको प्रमोट किया जा सके। इंडियन लैंग्वेजेस में एआई एप्लीकेशंस डेवलप हो, क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन बूस्ट हो। फिर इंडस्ट्रीज और ये यूनिवर्सिटीज के बीच में कोलैबोरेशन, आईआईटीज, एआईसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट सेक्टर जो यूनिवर्सिटीज हैं, तो इनके साथ पार्टनरशिप की जा रही है। कोर्सेज जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स डेवलप किए जा रहे हैं। इससे एकेडमिक ट्रेनिंग इंडस्ट्री की नीड्स के साथ अलाइन होगी। यानी कि मैं हमेशा बोलता हूं ना, जो इंडस्ट्री को चाहिए वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा रहा है, ये प्रॉब्लम थी, अब उसी प्रॉब्लम का अब सोल्यूशन ये लोग लेकर आ रहे हैं। फिर प्रोग्राम इंटीग्रेटेड है स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म से, जिसमें गांव क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों दोनों कवर्ड है। हर क्षेत्र में जो है वो एआई रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो दी जाएंगी बच्चों को। गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स दोनों में एआई एजुकेशन प्रमोट की जा रही है ताकि डिजिटल डिवाइड जो है वो रिड्यूस हो। फिर इसके अलावा एप्रेंटिसशिप सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेशनल एप्रेंटिसशिप प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम जो है उसके थ्रू स्टूडेंट्स को एआई जॉब रोल्स में हैंड ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है। सोचो आप, इससे क्लासरूम और इंडस्ट्रीज के बीच का स्किल गैप जो है वो खत्म हो रहा है। तो बच्चों को स्कूल से निकलते सही थी जॉब उनके लिए अवेलेबल हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इंप्लॉयमेंट बहुत जरूरी है। फिर स्टूडेंट्स को अर्ली स्टेज पर एआई से फैमिलियर कराया जा रहा है। टीचर्स को एआई टूल्स जो है वो इफेक्टिवली कैसे यूज करने हैं उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। युवाओं को फ्यूचर रेडी डिजिटल स्किल्स जो है वो मिल रही हैं, जो आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट करने में मदद करेंगी। एआई जो है वो लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन में हेल्प करेगा। गांव क्षेत्र और अर्बन क्षेत्र के बीच में जो डिजिटल गैप है उसको खत्म करने में हेल्प करेगा। जो पिछड़ा वर्ग जो है उसको सशक्त बनाएगा कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकें, उनको ट्रेन करेगा, है ना। ऐसी काफी सारी चीजें हैं। विकसित भारत का जो विजन जो है 2047 का, कि 2047 तक एक टेक सेवी इनोवेशन ड्रिवन वर्कफोर्स क्रिएट करना है, यानी कि ऐसी वर्कफोर्स हम तैयार करें जिसको टेक्नोलॉजी का भरपूर ज्ञान हो। स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया जा रहा है कि एआई डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स और उभरती हुई टेक्नोलॉजी में करियर जो है वो अपना बनाए, है ना। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो हमारी जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें ऑलरेडी रिकमेंड किया गया था कि एआई जैसे सब्जेक्ट जो है वो एजुकेशन में इंक्लूड करें, ताकि और बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट हो और वो बिल्कुल जॉब्स के लिए रेडी रहें स्कूल्स में। सीबीएसई ने 2019-20 से क्लास 9th के लिए एआई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया और 2020-21 में क्लास 11th तक एक्सपेंड कर दिया। तो प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड लर्निंग पर फोकस के साथ स्किल इंडिया मिशन के अंडर एआई इंटीग्रेशन इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं, जो इंश्योर कर रहे हैं कि फॉर्मल एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग दोनों साइड बाय साइड जो है वो काम करती रहे। देखो आप, तो बेहतरीन चीजों पर हम लोग जो है वो आज की डेट में काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वाला टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, अब देखो यार, ट्रेन और एलिफेंट की टक्कर हो जाती है, बेचारा हाथी मर जाता है, कई बार ट्रेन भी डिरेल हो जाती है, डिलेज हो जाते हैं। इसके कारण कई बार हम लोग को देखने को मिलता है घंटों घंटों तक ट्रेन को खड़ा करना पड़ जाता है ना। तो ऐसी चीजें ना हो, तो उसके लिए बताया जा रहा है कि एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है वो एलिफेंट कॉरिडोर्स के लिए लाया गया है। आओ इसी को हम लोग जो है वो समझेंगे। तो ये वाला पॉइंट तो पहले प्रीलिम्स के लिए लिख ही लो आप, ये पूरी चीज, इसमें कुछ चीजें हैं।
तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ये ध्यान में रखना है, यहां पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसका पर्पस क्या है, एलिफेंट्स की डेथ को रोकना जो ट्रेन से टकराने के कारण हो जाती है। तो ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर इंप्लीमेंट हुआ है। इस सिस्टम का फोकस है कि रेलवे ऑपरेशन को सेफ बनाना और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को इंश्योर करना। अब इस प्रोजेक्ट के ट्रायल जो है गाइस 4 रेलवे डिवीजन में कंप्लीट हुए हैं। अब ये डिवीजन याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बता देता हूं, तिनसुकिया, रंगिया, लमडिंग और अलीपुर द्वार, ये लगभग 64 किलोमीटर का एलिफेंट कॉरिडोर है और 141 किलोमीटर ब्लॉक सेक्शन को कवर करता है। तो सिंपल शब्दों में हम लोग जो है वो एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं एलिफेंट और ट्रेन की टक्कर को रोकने के लिए, क्योंकि गाइस लगातार हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ट्रेन से हाथी जो है वो टकरा जाते हैं। आसाम और नॉर्थ बंगाल के जंगल एरियाज में जो रेलवे ट्रैक्स हैं वहां पर एलिफेंट कॉरिडोर्स से मतलब के बीच में रेलवे ट्रैक्स बने हुए हैं। इसी वजह से हाथी और ट्रेन का कोलिजन जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है। इससे पहले ये लोग एक वो भी डिवाइस लेकर आए थे जिसमें मधुमक्खी की आवाज निकलती थी, उससे एलिफेंट भग जाते थे, बट वो भी उतना सक्सेसफुल रहा नहीं था, मतलब काफी हद तक सक्सेसफुल था, बट उससे भी और एडवांस चीजें ये लेकर आ रहा है बस। तो ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, वाइल्ड लाइफ लॉस ना हो, ट्रेन के ऑपरेशंस ना रुकें और पैसेंजर की सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए ये चीज जो है वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में जो है वो शुरू की गई है। बस ये चीज ध्यान में रखनी है। टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। इस सिस्टम के बारे में आपको बताया तो आपको लग रहा होगा कि यार ऐसा क्या है इस सिस्टम में, है ना? तो आओ इसको जो है वो समझ लेते हैं। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, कि क्या होता है कि पटरियों पे जो है वो बिछा दिया इन लोगों ने एक ऑप्टिकल फाइबर केबल, है ना? ये देखो फाइबर केबल्स बिछा दिए हैं। अब जैसे ही एक हाथी जो है वो उस पर आकर जो है वो प्रेशर क्रिएट करेगा, यानी कि दबाव पड़ेगा उस पर, तो तुरंत इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो जनरेट होगा और वो कंट्रोल रूम जो है वो चला जाएगा, कंट्रोल रूम पे अलर्ट दे देगा और उस कंट्रोल रूम के जरिए ट्रेन के ड्राइवर के पास अलर्ट आ जाएगा और ड्राइवर जो है वो हाथी को देखते हुए अपनी स्पीड जो है वो स्लो कर लेगा। बस उसको पहले से पता लग जाएगा कि वहां पर हाथी आने वाला है, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो यही कहानी है बस। तो ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि एलिफेंट और ट्रेन के कोलिजन को जो है वो रोकना, ट्रेन ऑपरेशंस को वाइल्ड लाइफ हैबिटेट से कॉम्प्रोमाइज किए बिना सेफ बनाना, रेलवे मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी को जो है वो शामिल करना और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करना कि भाई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। ये डिवीजन वगैरह वैसे तो याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, इसको अभी और एक्सपेंड करने पर टारगेट कर रही है। एआई वगैरह का इस्तेमाल भी जो है वो कर रहे हैं इसी सिस्टम के थ्रू, कि जहां पर रेगुलर रहेगा तो वो पहले से ही बता देगा कि भाई इस क्षेत्र में जो है वो रेगुलर मूवमेंट्स होते हैं, तो थोड़ा सा स्पीड लिमिट ध्यान में रखते हुए चलें, क्योंकि एकदम से ब्रेकिंग करना भी पॉसिबल नहीं होता ना। ठीक है, अब इसका ये पहला वाला पॉइंट लिख लो आप। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो सीए वगैरह होते हैं ना अपने, उन्होंने अपने कोड ऑफ एथिक्स में कुछ अमेंडमेंट्स शामिल किए हैं, प्रपोज किए हैं, है ना? प्रपोजल है ये बेसिकली, तो हम लोग को देखने मतलब प्लान कर रहा है, तो प्लान और प्रपोजल वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी जो है वो जानकारी के लिए एक छोटा सा नोट बना लो और उसमें लिख देना, हाईलाइट कर देना प्रपोजल। सिर्फ ये वाला इसलिए मैंने सिर्फ इसलिए बोला कि सिर्फ ये वाला लिख लो बस, आपको प्रपोजल है। प्रपोजल वाली चीज एग्जाम में नहीं आती, बट फिर भी समझना जरूरी है। अब हो ये रहा है कि चार्टेड अकाउंटेंट्स को एडवर्टीजमेंट्स और कंपनी की वेबसाइट्स मेंटेन करने में जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अब तक क्या होता था कि आईसीएआई के एथिक्स कोड में बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे एडवर्टीजमेंट्स पर और प्रमोशनल कंटेंट पर, क्योंकि प्रोफेशन में डिग्निटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करना जरूरी है ना। अब लेकिन ग्लोबल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें चेंज हो रहा है और इंडिया को भी अपना फ्रेमवर्क मॉडर्नाइज करना पड़ रहा है बिना एथिक्स को जो है वो कॉम्प्रोमाइज किए। तो यही कहानी, ऑब्जेक्टिव यही है गाइस, कि इंडियन अकाउंटिंग जो कंपनीज हैं उनको ग्लोबल लेवल पर कंपीट करना है, और कंपटीशन तभी हो पाएगा जब प्रॉपर तरीके से एडवर्टीजमेंट हो, है ना? क्लाइंट्स लोगों तक जो है वो पहुंचे, सीए तक पहुंचे, जिसमें पहले जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, तो अब थोड़ा सा इनको रिलैक्स किया जा रहा है। एडवर्टीजमेंट अलाउ करने के बावजूद ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी मेंटेन करना जरूरी है। आईसीएआई का मेन एम यही है कि अपने एथिक्स कोड को जो है वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ जो है वो शामिल करेंगे लोग। बस यही चीज है और कुछ नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे यूके और यूएसए में अकाउंटिंग कंपनी जो होती है ना गाइस, वो अपनी सर्विसेज ओपनली एडवर्टाइज करती हैं, बट इंडिया में अब तक ये रिस्ट्रिक्टेड था। लेकिन आईसीएआई ये बैलेंस बनाना चाहती है
कि लोगों को जो है वो पता लगे, यानी कि एक सीए भी जो है वो खुलकर अपना वो करे, प्रचार करे। बस यही चीज है और कुछ नहीं है इसके अंदर। लबासना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ज्ञान, ये एग्जेम्पलीफाई करता है सिमुलेशन बेस्ड मॉरल ट्रेनिंग सिविल सर्वेंट्स के लिए। तो इसमें दूसरा भी है कि एथिकल गवर्नेंस के लिए सेकंड एआरसी के रिकमेंडेशन है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना, ये चीज एग्जामिनेशन में जो है वो आ सकती है कि प्रॉपर कोड होने चाहिए, जितने भी ऑफिशियल्स जो हैं वो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू जो है वो काम करें, एथिकल काम करें। बस यही है और कुछ नहीं था इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें गाइस बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो बहुत तेजी से अपने फॉरेस्ट को बढ़ा रही है ना। तो ये लिख लेना, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 जो है वो रिलीज किया गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बाली में। और इंडिया का ग्रीन एसेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। इंडिया अब दुनिया में टोटल फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से 9th पोजीशन पर है, तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखेंगे आप। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि इंडिया जो है उसने एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन में 3rd पोजीशन जो है वो गेन करी है। और वैसे हम लोग 9th पोजीशन पर हैं पूरे दुनिया भर में फॉरेस्ट एरिया के मामले में। पहले 10th पोजीशन थी हमारी, मतलब कि बहुत तेजी से हम लोग फॉरेस्ट एरिया को जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक प्रकार का सर्वे जो है वो कंडक्ट हुआ, FAO द्वारा पब्लिश की गई एक रिपोर्ट, हर साल, हर 5 साल में एक बार आती है। ठीक है, काफी सारी कंट्रीज का 236 कंट्रीज लिखा हुआ है, उनका फॉरेस्ट डेटा एनालाइज किया जाता है। पर्पस यही है कि पूरे दुनिया भर में मतलब ये रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखना कि कितनी तेजी से फॉरेस्ट बढ़ रहा है, घट रहा है। 2025 के एडिशन में डेटा कलेक्शन ज्यादा डिजिटल और कोलैबोरेटिव बना। कंट्रीज के सैटेलाइट डेटा और लोकल सर्वे इनपुट्स के बेसिस पर पूरी ये चीजें आई थी। तो इंडिया के अंदर फॉरेस्ट जो है वो काफी तेजी से फैल रहा है, पूरे दुनिया भर में भी फैला है। इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एरिया बड़ा है। 2011 से 2025 के बीच में फॉरेस्ट कवर में 1.8% की ग्रोथ भी हम लोग को जो है वो देखने को मिली है। तो ये सब आंकड़े देखो, ये है ना, मैंने आपको बताया था इंडिया 9th प्लेस पे आ गई है और तीसरे नंबर पर है फॉरेस्ट गेन के मामले में। बस ये वाला आंकड़ा आप थोड़ा सा ध्यान में रख लो इसका। गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के नाम लिख लो, ग्रीन इंडिया मिशन, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, काम्पा, कैंपा। कहीं बार भी पेड़ वगैरह काटते हैं ना, तो उस पर जो कंपनसेशन जो होता है अगेन पेड़ लगाने के लिए, वो कैंपा में लाया जाता है। फिर नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है हमारा, तो इसके थ्रू फॉरेस्ट एरिया बढ़ रहा है। साथ ही साथ कम्युनिटी को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, वन धन योजना, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे इनिशिएटिव के थ्रू लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। पब्लिक एक पेड़ माँ के नाम, ऐसे इनिशिएटिव्स, ऐसे कैंपेन जो है वो लाए जा रहे हैं जिससे कि पब्लिक इन्वॉल्व हो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। AI बेस्ड फॉरेस्ट मैपिंग सिस्टम हम लेकर आए हैं, भुवन हम लेकर आए हैं, जिसके थ्रू जो है वो डेटा प्रॉपर सटीक तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा रही है। इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पेरिस एग्रीमेंट के अंदर वो क्लियरली जो है वो बता रहा है कि हम जो है वो काफी तेजी से फॉरेस्ट को ग्रो करने में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी चीजें भी सामने आई कि बहुत तेजी से जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। काफी तेजी से जमीन का उपयोग एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, माइनिंग के लिए लगातार बढ़ता भी जा रहा है। पेड़ लगातार काटे भी जा रहे हैं, कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इश्यूज हो रहे हैं जैसे वाइल्ड फायर। ठीक है, फंड्स की अभी भी कमी है, डेटा की अभी भी प्रॉब्लम है, बायोडायवर्सिटी का तेजी से नुकसान हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी इन्होंने जो है बताई है। तो बस यही है कि हम लोग एक कम्युनिटी फॉरेस्ट्री को और मजबूत करें, कंट्रीज आपस में मिलकर फॉरेस्ट को एक्सपेंड करने के लिए और प्रयास करें। कार्बन अकाउंटिंग पर हम लोग काम करें, जिसमें कि हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, AI सैटेलाइट बेस्ड कार्बन ट्रैकिंग करें। डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में आपस में कॉपरेशन होना चाहिए। इको टूरिज्म को हम प्रमोट करें, पॉलिसी और फाइनेंस पर ध्यान दें, यानी कि ज्यादा पैसा फंड जो है वो इन्वॉल्व करें फॉरेस्ट के एक्सपेंशन में। आपको तो इस टॉपिक के अंदर सिर्फ ये वाली चीज, ये डेटा, ये ध्यान में रखना है बस। और दूसरा ये कि ये रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की गई है, बस ये दो चीज बस ध्यान में रखिए, बाकी उतना कुछ खास काम का नहीं है आपके लिए। प्रोजेक्ट अरुण अंक,
तो प्रोजेक्ट अरुणंग जो है वो इंप्लीमेंट किया गया है बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो आती है, और ये अरुणाचल प्रदेश पर टारगेट कर रही है। अरुणंग, अरु से अरुणाचल प्रदेश है ना, ठीक है। नेक्स्ट, जब से ये प्रोजेक्ट बना है इसने 696 किलोमीटर की रोड्स बनवा दी है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कनेक्टिविटी से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है गाइस। ये वाला रोड भी ध्यान में रख सकते हो आप, हापोली सरली हुरी रोड। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ये रोड कहां पर है। एक पेड़ मां के नाम इनिशिएटिव के तहत अरुणंग, ये वाला थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। बाकी ये दो चीजें जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। पोलियो, इसका तो आंसर आप ही लोग देंगे मुझे। क्या पोलियो इंडिया के अंदर से जा चुका है? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। पोलियो वायरस के कारण पोलियो होता है, आप सभी जानते हैं। 5 साल से कम की उम्र के बच्चों को अफेक्ट करता है। इंडिया का लास्ट पोलियो केस जो है गाइस 2011 में रिपोर्ट किया गया था वेस्ट बंगाल में, और इंडिया 2014 में पोलियो फ्री डिक्लेयर हो गई थी। यह बात आपको रटी होनी चाहिए। और ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव लॉन्च हुई थी 1988 में, और जिसने 99% से ज्यादा केसेस जो है वो कम कर दिए। और सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर पोलियो वायरस हम लोग को देखने को मिलता है, वाइल्ड पोलियो वायरस। अब ये मेंस का एक क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसका आंसर देने की। और ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।